नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। खबर देहरादून से है, जहां सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला के छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे, जहां विद्यालय परिवार ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ छात्रावास की नींव रखी है। तो विद्यालय परिवार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया है और सीएम धामी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। साथ ही साथ अब छात्रावास की नींव रख दी गई है। छात्रावास बनने से छात्रों को काफी फायदा होगा और ऐसे में विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर में छात्रावास की नींव रखी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ये काम किया है। तो जहां सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला के छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं। ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से पहले पूजा अर्चना की जाती है, विधिवत तरीके से पूजा की जा रही है और मंत्रों के उच्चारण के साथ पूजा संपन्न होने के बाद छात्रावास की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम नेता भी नजर आए। आपको बता दें, इस दौरान प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए थे। तो पहले विद्या मंदिर के जो तमाम छात्र थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने सीएम धामी का स्वागत किया। उसके बाद भव्य स्वागत के बाद इस तरीके से छात्रावास की नींव रखी गई है। तो वही कोटद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चित अंकित भंडारी हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। 30 मई को कोर्ट के द्वारा ये बेहद अहम फैसला सुनाया जाएगा। अपर जिला और सत्र न्यायालय में ये सुनवाई हो चुकी है। उत्तराखंड के साथ साथ देश भर की निगाहें इस फैसले पर टिकी है। ट्रायल पूरा हो चुका है। 30 मई को फैसला आएगा। देश भर की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी है। आपको बता दें, 2 साल बाद अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसका ट्रायल पूरा हो चुका है और 30 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। फैसला सुनाया जाएगा। अब बेहद हलचल है। तो उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार के अपर जिला और सत्र न्यायालय ने 2 साल की लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को ट्रायल पूरा कर लिया है। उत्तराखंड के साथ साथ देश भर की निगाहें इस फैसले पर टिकी है। आखिरकार किसके पक्ष में फैसले आएंगे? 18 सितंबर साल 2022 को यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये उस वक्त का ये सनसनीखेज खुलासा था। इस हत्या के बाद पूरा उत्तराखंड दहल उठा था। देखिए, लगभग 2 वर्ष से ज्यादा इस मामले को हो चुके हैं, इस जो ये अंकिता की हत्या हुई थी, और पूरे उत्तराखंड को ही नहीं, पूरे देश को झंझोर के रख दिया था इस घटना ने। इस जो निर्मम हत्या की गई थी, और अब चूंकि ट्रायल काफी समय चल गया और लगभग अभी जैसी प्रोसिक्यूशन यानी कि कहें सरकार की तरफ से जब गवाही समाप्त हुई, उसमें जो चार्जशीट में गवाह थे, उसके बाद अभियुक्त पक्ष ने अपने बचाव साक्ष्य में लगभग 2 महीने का समय होने लगा और लगभग 3 से 4 साक्षी उन्होंने भी बचाव साक्ष्य में दिए अपने। और उसके बाद अब पिछली लगभग आज सहित 5 डेटों से इसमें लगातार आर्गुमेंट चल रहा है। अभियोजन पक्ष मतलब प्रोसिक्यूशन साइड और अभियुक्त पक्ष दोनों की तरफ से तर्क वितर्क कोर्ट में अपने अपने पक्ष रखे जा रहे थे।
आज फाइनली आज इसमें आर्गुमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब ऑनरेबल एडीजे कोर्ट ने इसे जजमेंट के लिए नियत की है, जो कि 30 मई 2025 को इसमें जजमेंट आना है, जो कि डेट फिक्स हुई है। तो पूरे उत्तराखंड की उम्मीद न्याय पे टिकी है और मेरा मानना है कि हमारी बेटी को न्याय मिलेगा और 30 मई का जो दिन होगा वो पूरे उत्तराखंड के लिए पूरे बिल्कुल बेहद ऐतिहासिक दिन होगा। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये पूरा मामला है, जिसमें ट्रायल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब बस फैसले का इंतजार है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अंकिता गोयल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, माफ करिएगा, अंजना गोयल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोटद्वार से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अंजना, कोर्ट ने, क्योंकि अब ट्रायल प्रक्रिया है वो 2 साल बाद कंप्लीट हो चुकी है, कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया है? मैं आपको बताऊं, जिस तरह से अंकिता हत्याकांड जो है उत्तराखंड के सबसे बहुचर्चित हत्याकांड है, इसके पर लोगों की सबकी निगाहें भी टिकी थी और लगातार संगठन भी इसमें न्याय की मांग कर रहे थे। तो लोगों की जो न्याय की मांग कर रहे थे उनकी मेहनत रंग लाई है और अब जज ने निर्णय दिया है कि 30 मई को उनका फैसला किया जाएगा कि उनको क्या सजा सुनाई जाएगी। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर विपक्ष और इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब की गई, लेकिन देखिए 2 साल बाद ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होती है और अब 30 मई तक का इंतजार अभी भी करना बाकी है फैसले के लिए। क्या कुछ फैसला आएगा ये तो 30 मई को ही पता चलेगा, लेकिन क्या 2 साल की इस लंबी सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत दिए हैं? क्या वो तमाम सबूत पर्याप्त थे जो अभी तक मिले हैं? अंजना जी हाँ, जिस तरह से बचाव पक्ष के वकील थे या पीड़ित पक्ष के वकील थे, दोनों अपनी दलीलें दे रहे थे, लेकिन पीड़ित पक्ष ने जो अपने सबूत दिए हैं और उनके वकील ने, तो उन्होंने पुख्ता सबूत दिए हैं और कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है कि जो आरोपी हैं उनको कहीं बचाव मिल सकेगा। बिल्कुल, कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही कि आरोपी इस पूरे मामले से बच पाए, लेकिन क्या फैसला आता है ये तो भविष्य के गर्भ में और पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। क्या आज भी वही आक्रोश देखने को मिलता है स्थानीय लोगों में इस केस को लेकर? अंजना जी हाँ, जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, विपक्ष ने इसमें धरना दिया था, एक आक्रोश रैली भी उन्होंने निकाली थी, तो लगातार उनका बस यही कहना था कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। यह मामला किसी एक अंकिता के साथ ही नहीं, और भी बहुत सी बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जैसे हमारे कई साल पहले इस निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसमें सरकार ने कोर्ट ने निर्णय दिया था, तो उसी तरह से ये जल्दी ही इसमें निर्णय मिलने की उम्मीद हुई है और 30 मई का दिन जो है वो बहुत ऐतिहासिक दिन होगा। लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि उसमें क्या निर्णय आता है। बहुत शुक्रिया अंजना आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 30 मई को ये फैसला आना है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये पूरा मामला है। 2 साल बाद ट्रायल अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब बस फैसले का इंतजार है। अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद और भारतीयता की भावना को पुनर्स्थापित करें। इसी राष्ट्रनिष्ठ भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मार्गदर्शन में वर्ष 1952 में देश में प्रथम सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में जो पौधा रोपित किया था, वह आज विशाल वट वृक्ष बनकर भारत के कोने कोने में बच्चों को शिक्षित और संस्कार बनाने में अपना योगदान दे रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज विद्या भारती द्वारा संपूर्ण भारत में 12,000 से भी अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 35 लाख छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को जहां एक ओर आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रभक्ति, नैतिक मूल्य, भारतीय संस्कृति, संस्कारों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व बोध की भावना को भी विकसित किया जा रहा है। विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय मात्र शिक्षा संस्थान नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की वो प्रयोगशालाएं हैं जहां पुस्तकों से अधिक चरित्र निर्माण और अंकों से अधिक संस्कार और सेवा भाव को महत्व दिया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में भी वर्तमान में विद्या भारती द्वारा 500 से अधिक विद्यालय
संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, ये युग केवल तकनीकी का नहीं बल्कि आत्मबोध का भी युग है। अब हमें केवल अपने अतीत की गौरव गाथाओं का स्मरण नहीं करना है, बल्कि उन्हें अपने कर्मों में और विचारों में उतारना है, जीवन में उतारना है। आज आवश्यकता है कि हम अपने ऋषियों की दृष्टि, अपने वीरों की तपस्या और अपनी संस्कृति के आत्मा को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि जब राष्ट्र अपने अतीत से शक्ति लेता है तभी वह भविष्य की ऊंचाइयों को छू पाता है, भविष्य को प्राप्त कर पाता है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, अभी हम सब के हाथों से हमारे विद्यालय की बहनों को यहाँ पर प्रोत्साहन करने का भी अवसर मिला। हाल ही के जो विद्यार्थियों ने हाल में संपन्न हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा है, उसमें 100% अंक प्राप्त किए हैं। मैं इस ऐतिहासिक सफलता के लिए समस्त विद्यालय परिवार को बधाई देता हूं तथा जो सफल हुए हमारे भैया बहन हैं उनको मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महान सोच का परिणाम है। मुझे खुशी है कि हमारी प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया। आज हमारे प्रदेश में जहां एक और 141 पीएम श्री विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य कर दी गई हैं। हम उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र और छात्राओं को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमने की है, जिससे कि ऐसे बच्चों को अन्य क्षेत्रों में जो विकास के, नवाचार के, अनुसंधान के, शोध के जो कार्य हो रहे हैं उनको एक एक्सपोजर प्राप्त हो पाए। इसके अतिरिक्त आपदा, महामारी या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूली शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाही योजना भी प्रारंभ की गई है। प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना भी की गई है और हमारा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात के मॉडल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वर्तमान में राज्य के लगभग 16,000 विद्यालय इस नवाचार से सफलतापूर्वक जुड़े जा चुके हैं और शीघ्र ही प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को भी विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा, जिससे इन विद्यालयों से संबंधित शिक्षकों तथा छात्रों की समस्त शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी एकीकृत प्रणाली के माध्यम से सरकार के पास उपलब्ध रहेगी। हम प्रदेश में शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार जहां एक और प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम एवं खेल सुविधाओं का निर्माण कर रहा है। हमने पिछले दिनों राज्य के अंदर राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे, जिसका एक अच्छा अनुभव हमारे देश भर के खिलाड़ी उत्तराखंड से लेकर गए थे। वहीं हमने 8 वर्ष की उम्र से प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें निखारने की भी शुरुआत की है। इसके साथ ही प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन और किट आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की भी ऐतिहासिक शुरुआत की है। हमारे इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि अभी हाल में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के
खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल प्राप्त किए हैं और एक इतिहास रचा है। प्रिय भैया बहनों, मैं आप सभी हमारे राज्य की उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव है। आपकी मेहनत, प्रतिभा और सपनों में वो सामर्थ्य है जो हमारे राज्य के भविष्य का निर्धारण करेगी। आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और जिसका परिणाम हुआ, ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आए दिन जो आप देखते होंगे कि परीक्षाएं संपन्न होती थी और संपन्न होने के बाद परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाती थी और आए दिन पेपर लीक की समस्या हमारे सामने खड़ी होती थी। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का जो एक उनका आत्मबल था, आत्मविश्वास था, उनकी मेहनत, उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय हो रहा था। भाइयों बहनों, इसके नकल विरोधी कानून आने के बाद प्रदेश के अंदर 23,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और एक भी नियुक्ति में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। एक भी मामला कोई न्यायालय में नहीं गया है और प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में, किसी सीमांत क्षेत्र में आप किसी भी जनपद में चले जाइए, जो पहले भी हमारे यहाँ के भाई बहन परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे थे और कई वर्षों से परीक्षाएं दे रहे थे, उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन नकल का कानून आने के बाद उन्हीं भाई बहनों का एक परीक्षा के साथ साथ 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और कुछ तो ऐसे हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में चयन। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मैदानी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। चंबोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। इन जिलों में बारिश और आंधी तूफान के भी आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है और कहां-कहां? देखिए, ये कह सकते हैं कि पिछले जो कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ था, तापमान लगातार बढ़ रहा था। अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है तो आम जनता को थोड़ी बहुत राहत इस मौसम के बदले मिजाज से यहाँ पर मिल सकती है। जो गर्मी थी उस गर्मी से राहत मिलने की संभावना यहाँ पर है। मौसम विभाग ने ये कह सकते हैं कि येलो अलर्ट खुद खासतौर पर पर्वतीय जनपदों के लिए यहाँ पर जारी करा है, जिसमें उत्तरकाशी जनपद आपका है, आपका टिहरी जनपद है, चमोली जनपद है, रुद्रप्रयाग जनपद है और आपका नैनीताल जनपद है। इन जनपदों के लिए, चमोली जनपद है, इन जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। बारिश के साथ तेज हवाएं और आकाश से बिजली चमकने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जताई गई है। इसके अलावा आपका देहरादून हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, आपके जो तराई वाले जो जनपद है, यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश की संभावना कुछ क्षेत्रों में मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो ये समझा जा सकता है कि मौसम का जो मिजाज है ये अगले कुछ घंटों में या अगले 24 घंटों में प्रदेश की जनता के लिए बड़ी राहत देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि हल्की बारिश की वजह से तापमान में गिरावट यहाँ पर आएगी। खासतौर पर जो जनता इस समय गर्मी से परेशान है, जो तापमान इस समय 40 के करीब पहुंचने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, उसमें थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, जनता को राहत यहाँ पर मिलेगी। ये कह सकते हैं कि ये बारिश उत्तराखंड के लिए कई मायनों में फायदेमंद भी कही जा सकती है, कुछ जगहों पर चिंताजनक भी इसलिए कही जा सकती है क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है। ऐसे में अगर मौसम बदलता है तो फिर जो चारधाम यात्रा पर जो इस समय सैलानी श्रद्धालु पहुंचे हुए, उनके लिए मुसीबतें यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां बनी है चारधाम यात्रा मार्गों पर, जो लैंडस्लाइड वाले जो प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर ये कह सकते हैं कि खतरा ज्यादा बना हुआ है, तो ऐसे में यात्रा प्रभावित जरूर हो सकती है। इसलिए जिला प्रशासन ज्यादा सतर्क मोड पर यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन अगर फसलों के हिसाब से देखा जाए तो ये जो बारिश इस समय आएगी, ये बारिश बड़ी राहत वाली कही जा सकती है, खासतौर पर किसानों के लिए, क्योंकि इस समय जो फसलें इस समय निकल रही है, खासतौर पर जो नई फसलें बुआई की हुई है और उसके बाद जो अभी दूसरे फल फ्रूट वाली जो उद्यान वाली जो फसलें हैं
उनके लिए राहत वाली खबर यहाँ पर कह सकते हैं, उनके लिए बड़ा मौसम एक खुशगवार कहा जा सकता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा पर खासतौर पर बद्रीनाथ वाला जो हाईवे वाला जो रूट है वहां पर लोगों के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से पहले जो वहां पर हल्की बारिश हुई थी, जिसके चलते नारायणबगड़ में ये कह सकते हैं कि मलबा वहां पर आ गया था और कुछ घंटों के लिए यातायात बाधित भी वहां पर रहा था। उसको भले ही अभी सुचारू कर दिया गया है, लेकिन हल्की बारिश जिस प्रकार से इस क्षेत्र में इस बार संभावना जताई गई है, ऐसे में वो फिर परेशानी आम जनता की बढ़ाने वाली कही जा सकती है। जिला प्रशासन कहीं पर राहत होगी तो ऐसे में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है अब है, और प्रशासन के अधिकारी भी तमाम सख्ती के साथ निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इस मौसम की वजह से। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। 5 जिलों में बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का मिजाज बदल सकता है, ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। खबरों बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में अधिक लोगों को कैसे एक साथ लाया जा सके, इसमें अधिक शोध और अनुसंधान को कैसे बढ़ाया जा सके और आयुष चिकित्सा को आम जनमानस के बीच कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, इस पर योजना तैयार की जाए। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद और होम्योपैथी को आम जनता तक पहुंचाने के लिए शुरुआत में प्रदेश के 25 आयुष और वेलनेस सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। वहीं राजधानी देहरादून में बीते 3 दिन परीक्षा केंद्रों पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लैब असिस्टेंट्स की परीक्षा आयोजित की जा रही थी, लेकिन इस दौरान एफआरआई स्थित परीक्षा केंद्र में एक मुन्ना भाई के होने की सूचना मिली है। दरअसल जब सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जा रही थी, उस दौरान एक अभ्यर्थी के प्रिंट मैच नहीं हुए, जिसके बाद उसे पूछताछ में मालूम हुआ कि उसका नाम चंद्र है, जो सौरभ सिंह की जगह पर परीक्षा देने पहुंचा है, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया। तो फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।